हेलो स्टूडेंट्स। तो सभी लोग जानते हैं मेरा नाम है अंकित और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे मिनी मॉक टेस्ट को। और आज आपके सामने जो मिनी मॉक टेस्ट लेकर आए हैं वो हमारा मिनी मॉक टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले मैं 28 मिनी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप मिनी मॉक टेस्ट के नाम से सीट पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे जो 28 लेक्चर्स हैं जो पुराने वो सारे पड़े हुए हैं, जहाँ पे हर एक को वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन आपके सामने लिए। आज हम फिर से आपके सामने 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये क्वेश्चंस आपके चाहे एनडीए जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ एयरफोर्स, एक्स ग्रुप या नेवी डबल स्टार जिसका भी आप एग्जाम देते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इन क्वेश्चंस को। एक एक करके हम लोग इनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर ला रहा हूँ। चलिए इसे बना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या -1 - i। समित संख्या -1 - i का आपको पूर्णांक निकालना है यानी कि आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का ये फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन लिखा हुआ है इट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते -1 और -i। हमें इसका आर्ग्यूमेंट बताना है। हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट होता है थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन tan इनवर्स y अपॉन, अगर हम यहाँ से कंपेयर कराते हैं इसको z बराबर x, ठीक है ना, उस कंडीशन में। तो अगर हम थीटा बराबर निकालते हैं और इससे मैं मॉड लगा देता हूँ, थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड y की वैल्यू देखिए यहाँ पे -1 है, कंपेयर कराइए, और x की वैल्यू भी -1, दोनों पे मॉड लगा। tan इनवर्स 1 होगा और tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी π/4, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ये याद रखनी है कि ये जो एंगल्स होते हैं वो हम लोग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। यहाँ पर एंगल थीटा होता है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है, थीटा माइनस पाई होता है, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, और एक्स और वाई दोनों निगेटिव आपके होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे एंगल थीटा माइनस पाई लिखा है। थीटा की जगह अगर आप π/4 रखते हैं, π/4 माइनस पाई यानी कि आंसर आएगा -3π/4, और ये हमें दिए गए ऑप्शन में भी नहीं है, तो नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3π/4, ठीक है ना। तो ये आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो आंसर इसका हम लोग क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन यानी कि नन ऑफ। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था आंसर उसका डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ डी। सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो एनडीए का एग्जाम देना है। हो सकता है उनके एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। कैसे हमें इस क्वेश्चन को बनाना है, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि m मनुष्यों का समुच्चय, यानी कि m जो है वो मनुष्यों का एक सेट है और r उसमें एक संबंध है का पुत्र है। संबंध जो रिलेशन है वो है इज अ सन ऑफ। तो कैसा संबंध होगा, देखिए रिलेशन हमारे पास तीन होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। अगर तीनों रिलेशन फॉलो होते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सिमेट्रिक फिर ट्रांसटिव या ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है इनमें। तो अगर आप बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई भी संबंध रिफ्लेक्सिव हम तभी कहते हैं जब वो स्वयं से वो रिलेशन होता है। तो कोई क्या स्वयं का पुत्र हो सकता है जो इस रिलेशन में कहा गया है? नहीं हो सकता है। कोई भी स्वयं का पुत्र कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये संबंध रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए का जो रिलेशन बी से होता है वही बी का ए से होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि एक्स जो है वो वाई का पुत्र है, एक्स जो है वो वाई का क्या है, पुत्र है। तो क्या वाई भी एक्स का पुत्र हो जाएगा? नहीं। मतलब आपके पिता जो हैं
वो आपके पुत्र हो सकते हैं क्या कभी? नहीं हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो जो रिलेशन एक साइड से है वो रिवर्स होके दूसरे साइड से नहीं हो पाएगा, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। बात करें ट्रांज़िटिव की, तो ट्रांज़िटिव में क्या होता है कि ए का संबंध जो बी से है, बी का जो सी से है, वही ए का सी से होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये मान लेते हैं ये हमारे हो गए, बाबा हो गए हमारे या दादाजी कह सकते हो। ठीक है ना? ये हमारे पिताजी हो गए और ये हो गए हम, मी। तो मेरे ये पिताजी हो गए, चलिए मैं इनका पुत्र हो गया, ये इनके पुत्र हो गए। तो ये इनके पुत्र थोड़ो ना हो जाएँगे, ये तो दादाजी होंगे ना इनके। तो पुत्र तो होंगे नहीं, तो इसका मतलब है ये ट्रांज़िटिव भी नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये संबंध ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांज़िटिव है। तो ऐसे केस में हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? नन ऑफ दी। ये इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है ना? इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं एक क्वेश्चंस लेकर आया था आपके लिए। उम्मीद करते हैं काफ़ी हद तक आप लोग इसे समझ पाए। ठीक है ना? चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि यदि ए बराबर आपको एक सेट दिया है जिसमें आपके 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, तो ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 है आज का। लिखा हुआ है ए बराबर ए, बी, सी और डी। ठीक है ना? इसके उचित उपसमुच्चय जिसको हम लोग प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना? तो जो उचित उपसमुच्चय होते हैं यानी कि जिनको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ये आपके 3 होते हैं, सॉरी, ये आपके होते हैं 2 की पावर n माइनस 1। कितने होते हैं? 2 की पावर n माइनस 1, जहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके? 4 दिए गए हैं। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे 4 रख देंगे। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आपके 15 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 15 होगा। ठीक है ना? कभी-कभी इसमें नॉन एम्प्टी सबसेट पूछ सकता है। तो जो नॉन एम्प्टी सबसेट होते हैं या आदिक समुच्चय हिंदी में कहें, तो वो भी आपके इतने ही होते हैं। लेकिन अगर आपसे उपसमुच्चय कहता है, तो उपसमुच्चय ध्यान रखिएगा 2 की पावर n होते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन के डोमेन बताने हैं। इस फंक्शन के डोमेन कितने होंगे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन नंबर आज का ये है 4, चौथा क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस एक्स, 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस एक्स। इसके डोमेन क्या होंगे? तो देखिए मॉड एक्स माइनस एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। से बड़ा होना चाहिए 0 से बड़ा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कभी 0, क्योंकि अगर अपॉन में 0 बन जाएगा तो फिर वो अनडिफाइन हो जाएगा और यहाँ पे अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें याद रखना है कि मॉड एक्स माइनस एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि मॉड एक्स जो है वो 0 से मॉड एक्स जो है वो एक्स से बड़ा हो। ठीक है ना? तो अब देखिए कैसे कैसे कब ये ऐसा हो सकता है आखिर। पहला ऑप्शन दिया गया है 0 से इनफाइनाइट। ठीक है ना? पहला ऑप्शन हमें क्या लिखा है? 0 से इनफाइनाइट, हमें ये ऑप्शन दिया है पहला। और दूसरा ऑप्शन हमें दिया है माइनस इनफाइनाइट से 0। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया है हमें 1 से इनफाइनाइट। ऑप्शन डी लिखा है माइनस इनफाइनाइट से 0। पहली चीज तो आप ये कंफर्म करिए कि हम क्या यहाँ 0 रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये इससे फंक्शन ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो जो भी ये दो ऑप्शन हमें ये कह रहे हैं ए और डी कि 0 हम रख सकते हैं, ये गलत है। इसका मतलब है ए आंसर नहीं हो सकता। अब हम ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 रख दे? क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा है। जब क्लोज ब्रैकेट लगा होता है ये वाला ब्रैकेट, तो ये कहता है कि आप ये जो नंबर है ये इसमें पुट कर सकते हैं, ये रख सकते हैं, जबकि हम यहाँ 0 ये रख ही नहीं सकते।
क्योंकि जैसे ही जीरो रखेंगे भाई, अगर यहाँ हम जीरो रख देंगे तो जीरो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, क्या जीरो जीरो से बड़ा होगा? सवाल ही नहीं उठता है, वो तो बराबर होगा। इसका मतलब है ये दोनों आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे हम वन भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम वन रखेंगे तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात है, यहाँ सोचिए, अगर आप यहाँ वन रख देते हैं तो वन क्या वन से बड़ा होगा? नहीं होगा। तो ये भी गलत है। आंसर केवल बी सही है। अब मैं यहाँ पे बी क्यों सही कह रहा हूँ? माइनस में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे आप -2 ले लीजिए, -2 आप यहाँ रखेंगे और यहाँ -2 आएगा, यहाँ मॉड लगा है, तो 2 तो ऑलरेडी -2 से बड़ा होगा। ऐसे जितने भी माइनस में नंबर है वो सारे बड़े होंगे। तो इसके जो डोमेन होंगे वो होंगे माइनस इनफाइनाइट से 0। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बी करेक्ट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको देखिए कह रहा है व्हाट इज द कॉमन 10th कॉमन टर्म ऑफ द टर्म बिटवीन द सीरीज 2 6 10 एंड आगे लिखा हुआ है दो सीरीज दी गई है। इसका हमें 10वां कॉमन पद बताना है कि 10वां जो कॉमन पद है वो क्या होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसे हम लोग, 10th कॉमन टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है 2 + 6 + 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन है और सीरीज हमें दी गई है 2 + 6 + 10 तरीके से आगे भी सीरीज कंटिन्यू है, ठीक है ना। और नेक्स्ट सीरीज जो दी गई है ये शायद आपको दिख नहीं रही है, ज्यादा ऊपर हो गई है, सीरीज को मैं नीचे लिख देता हूँ 2 + 6 + 10। इस तरीके से आगे की तरफ सीरीज जो है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो सीरीज दी गई है वो आपको दी गई है 1 + 6 + 11 और प्लस आगे की तरफ बढ़ती हुई सीरीज का 10वां कॉमन पद निकालना है। तो सबसे पहले जो पहला कॉमन पद मिल रहा है आप वो ढूंढ लीजिए। तो पहला कॉमन पद आपका हो जाएगा 6। अगला कॉमन पद हमारा क्या होगा? तो हम सीरीज को थोड़ा-सा आगे बढ़ा लेते हैं और 2 कॉमन पद हमें ढूँढने पड़ेंगे। 2 कॉमन पद जैसे ही हम ढूँढ लेंगे हमारे पास ये सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और हम जो भी चाहेंगे वो इस सीरीज में निकाल सकते हैं। देखिए 4-4 का अंतर आ रहा है तो नेक्स्ट नंबर 14 होगा, फिर 18 होगा, 22 होगा, फिर 26 होगा और फिर 30 होगा। अब हम इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, हो सकता है इनमें से कोई एक टर्म कॉमन आ जाए। जैसे यहाँ पे 5-5 का अंतर है तो 11-5 16 और 16-5 21 और 21-5 26, बस यहीं थम जाएँगे हम, क्योंकि हमें अगला टर्म जो कॉमन है वो मिल चुका है दैट इज़ 26। तो अब ये सीरीज़ जो है वो अगली चल रही है, ये सीरीज़ हमारी नई सीरीज़ आ गई है, जिसमें से पहला पद 6 है और दूसरा पद कितना है 26। इस सीरीज़ का हमें 10वां पद निकालना है। तो अगर हमें एपी में 10वां पद निकालना होता है तो हम उसको लिखते हैं a + 9d। कितना लिखते हैं? a + 9d, जहाँ पे a हमारा पहला पद है जो कि हमें 6 दिया है। 9d का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे 20 का, तो आप यहाँ पे 20 रख दीजिए। तो 90 इंटू 20 करेंगे 180 होगा। 180 + 6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 186। तो इस क्वेश्चन का आंसर 186 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 186 ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपसे कह रहा है द इक्वेशन हैज रूट्स, मतलब इसके कितने रूट्स होंगे। पहला ऑप्शन है नो रूट्स, यानी कोई भी रूट नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है कि इसका 1 रूट होगा और इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे, या इसके रूट्स इनफाइनाइट होंगे, यानी हम ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे, इतने ज्यादा होंगे। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका? कोशिश करिए एक बार वीडियो को रोक के एक बार कोशिश करिए और देखिए क्या आप सही कर पा रहे हैं। चेक करिए एक बार, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स की एक्स माइनस 1 का होल पावर 1 माइनस 1 लगा है, तो हम नीचे ले आएंगे तो यही हो जाएगा। बराबर देखिए लिखा है 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इस 2x माइनस 1 को 2x माइनस 1 को कैंसिल कर दें तो हमें x का मान क्या मिल जाएगा? 1। बिल्कुल, तो आप तुरंत आंसर क्या लगा दोगे कि इसका एक रूट होगा, 1 रूट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। बस यही गलती करेंगे आप। इसका आंसर है नो रूट, इसका कोई भी रूट नहीं है। पता है क्यों?
क्योंकि अगर ये रूट इसका है तो अगर हम ये इसमें रखें तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, लेकिन जैसे ही आप 1 यहाँ रखोगे ये अनडिफाइन हो जाएगा फिर, ये 1 पे जीरो, ये इनफाइनाइट बन जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। 1 अपॉन 0 यानी 0 अपॉन समथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, तो इसका कोई भी रूट नहीं है, ठीक है ना। तो ये x बराबर 1 इसका रूट नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 हम रख ही नहीं सकते, तो इसका आंसर होगा नो रूट, कोई भी रूट इसका नहीं होगा। क्लियर है, रूट वही होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी साथ साथ करे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका उससे लिया गया है बायनोमियल से। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द इंडिपेंडेंट टर्म इन द गिवन एक्सटेंशन, इसमें से हमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है यानी स्वतंत्र पद, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये 7 नंबर है, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर आपको 15 दिया है। इसका हमें कौन सा पद निकालना है, स्वतंत्र पद निकालना है, यानी कि इंडिपेंडेंट टर्म। तो देखिए इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालेंगे, सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर हमें ax की पावर p प्लस माइनस बी अपॉन एक्स की पावर q की होल पावर n में x की पावर z का कोफिशिएंट निकालते हैं तो हमें r का मान निकालना होता है। तो r इज इक्वल टू होता है np माइनस z अपॉन p प्लस q, ठीक है ना। जब हमें इंडिपेंडेंट टर्म को कोफिशिएंट निकालना होता है तो हम x की जगह यहाँ पे 0 ले लेते हैं, z की जगह। इंडिपेंडेंट टर्म का क्या है या स्वतंत्र पद का क्या है, तो दोनों में ही हम लोग x की पावर 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालेंगे, तो देखिए z की जगह बस 0 हो जाएगा और कुछ नहीं है, r का मान पहले में निकालना ही पड़ेगा। n की वैल्यू 15 है, 15 इंटू 2 और z की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन p प्लस q, तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। 15 दूनी 30 में 3 से भाग देंगे तो r का मान आपको 10 मिल जाएगा, यानी कि r का मान 10 है, यानी कि 11वें पद में हमें x की पावर 0 मिल जाएगा। तो चलिए 11वां पद निकाल लेते हैं, इसे हम लिखेंगे 15 सी 10 और इसमें किसी को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी कोफिशिएंट हमें मिल ही नहीं रहा है। तो 15 सी 10 को हम लोग लिख सकते हैं 15 सी 5, बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11, यानी कि 5 बार को हमें ओपन करना पड़ेगा और अपॉन में आएगा 5 का फैक्टोरियल यानी कि 120, ये तो कट जाएगा और काट लेते हैं 2 से 7 तो ये 5 आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा आपका 143 कितना हो जाएगा 143। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे, फिलहाल मैं करके दिखा देता हूँ। 143 आएगा, 21 का गुणा कर रहा हूँ मैं, 3 ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 2 आएगा। तो 3 6 4 10 8 1 9 1 0 और ये 3, तो हमें कितना मिल रहा है बेटा, हमें मिल रहा है 3003। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3003, यानी कि आंसर नंबर जो होगा वो आपका बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर 3003 यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा था उसी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जो कि हमारा मैट्रिक्स से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे इरेज कर देते हैं, तब तक आप इसे एक बार वीडियो को रोक कर बनाने की कोशिश करें, देखें कैसे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बार प्रयास जरूर किया करिए वीडियो को, ठीक है ना, जिससे कि आपको ये लगे कि नहीं हम यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं कि हमें सब आता ही है, ठीक है ना। ऐसा भी तो लगता है ना लोगों को कि नहीं हमें तो ये सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं सब के सब आता ही है, तो एक बार ट्राई करिए आप। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आव्यूह ए एक सममित है और साथ ही साथ प्रतिसम्मित है। जी ये जो प्रतिसम्मित है इसको एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक या इसी को हम लोग विषम सममित आव्यूह भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसी आव्यूह जो सममित होती है उसके लिए क्या होता है, ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के ही बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ठीक है ना। अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि उसका परिवर्त आव्यूह उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो ऐसे आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है कि सममित है यानी सिमेट्रिक है। फिर कह रहा है एंटी सिमेट्रिक है,
तो एंटी सिमेट्रिक कोई मैट्रिक्स तभी होती है जब उसका ट्रांसपोज -a के बराबर होता है। अब आपसे कहा गया है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जो प्रतिसम्मित भी है और सम्मित भी है। मतलब ये कंडीशन एक ही मैट्रिक्स में दोनों लग रही है। तो ऐसी मैट्रिक्स कैसी होगी? तो अगर A का ट्रांसपोज़ A के भी बराबर है और A का ट्रांसपोज़ -a के भी बराबर है, तो इस A के ट्रांसपोज़ की जगह ये -a मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा -a बराबर A। इस अगर हम A को उधर ले जाएँ -a को, तो हमें मिल जाएगा 2a बराबर 0। तो A बराबर हमें 0 मिल जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों, वो ट्रांसपोज़ भी हो सकती है और मतलब वो सिमेट्रिक भी हो सकती है और वो एंटी सिमेट्रिक भी हो सकती है। तो आंसर इसका बी करेक्ट है। ए इज़ अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब समझ रहे हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है यानी कि शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स इसको कहेंगे, ठीक है ना? तो आंसर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9th है आज का। इसे कैसे करेंगे? चलिए प्रयास करिए एक बार कोशिश करिए इसे करने की। देखिए क्या सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्या आंसर होगा इसका? मान लीजिए कि A कोई n क्रॉस n आव्यूह है और यदि लैम्ब्डा A बराबर है लैम्ब्डा की पावर s, यदि डिटरमिनेंट लैम्ब्डा, देखिए हिंदी वाले में डिटरमिनेंट नहीं लिखा है, इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है। तो देखिए ये अगर लिखा होता है कहीं डेट लैम्ब्डा A बराबर लिखा हुआ है लैम्ब्डा की पावर s और डेट लिखा है फिर A लिखा है, ठीक है ना? तो आपको ये याद पता होना चाहिए कि ये जो डेट A लिखा होता है ये, इसे हम ये भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट A, ठीक है ना? इसको हम डिटरमिनेंट A पढ़ते हैं, इसीलिए इसको डेट A भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है डिटरमिनेंट लैम्ब्डा A लिखा हुआ और ये बराबर दिखा है लैम्ब्डा की पावर s डिटरमिनेंट A, ठीक है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं और उसमें k से गुणा हो जाए, तो वो बराबर होता है k की पावर n डिटरमिनेंट A, जहाँ पे n जो होता है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, क्रम होता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे ऑर्डर देखिए आपको कितना मिल रहा है, ऑर्डर यहाँ पे s दिया है, कितना दिया है s। तो अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑर्डर देखें, s की जगह n की जगह s दिया है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए ऑर्डर n क्रॉस n दिया है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पे जहाँ पे s लिखा है, वहाँ पे लैम्ब्डा a इज इक्वल टू आना चाहिए था लैम्ब्डा की पावर n डिटरमिनेंट a। तो आपने क्या देखा कि n की जो वैल्यू है वो s के बराबर है और हमें s की वैल्यू बतानी थी, तो s की वैल्यू हो जाएगी n, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना? तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, यानी कि अपने क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 10वां। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए गोले से लिया गया है, ठीक है ना? तो पहले तो आपको मैं गोले के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि गोला आखिर क्या होता है और गोले की त्रिज्या क्या होती है, गोले का समीकरण क्या होता है, ठीक है ना? चलिए मैं थोड़ी-सी जानकारी आपको दे देता हूँ। मान लीजिए ये कोई हमारा एक गोला है, क्या है एक गोला, जिसकी जो केंद्र के कोऑर्डिनेट हैं वो -u, -v और माइनस के w, ठीक है ना? या ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे छोड़िए इसको, हम सीधे इसका समीकरण लिखते हैं। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये गोले का समीकरण, ठीक है ना? गोले का समीकरण। इसके जो सेंटर होते हैं P और सेंटर, वो होते हैं माइनस का u, माइनस का v और माइनस का w, ठीक है ना? ये तो हो गई बात इसके सेंटर की। अगर हम बात करें इसकी रेडियस की, इसकी त्रिज्या क्या होती है? तो इसकी रेडियस होती है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। अब देखिए ये क्योंकि हमारी रेडियस होती है, हमारी मतलब इस गोले की रेडियस होती है, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d की, अगर इसकी रेडियस 0 हो जाए,
अगर ये समझिए कि अगर इसकी रेडियस धीरे धीरे छोटा होता जाए छोटा होता जाए, ये रेडियस है तो धीरे धीरे कम होती जाए कम होती जाए कम होती जाए, इतनी कम हो जाए कि बिल्कुल बचे ही ना, ये पूरा परिधि यहीं पे आ जाए, जीरो हो जाए। तो अगर त्रिज्या जीरो हो जाएगी तो ये सर्किल जो है ना वो एक बिंदु बन जाएगा, मतलब ये जो गोला है वो एक बिंदु बन जाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी बराबर जीरो हो जाता है तो ऐसा गोला जो है वो केवल और केवल एक बिंदु की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना, एज अ पॉइंट। लेकिन अगर कभी भी यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का मान जीरो से बड़ा होता है तो ऐसे केस में एक वास्तविक वृत्त बनता है, मतलब जिसको हम वास्तविक स्फीयर होगा, जिसको हम एक्चुअल में स्फीयर कहेंगे। भाई रेडियस अगर जीरो हो जाएगी तो फिर वो तो पॉइंट बन जाएगा, और रेडियस अगर प्लस में आती है कुछ तो कोई ना कोई एक गोला बनेगा। लेकिन अगर प्यारे ये इस सर्किल को हम लोग कहते हैं रियल, और इस स्फीयर को कहते हैं रियल स्फीयर, मतलब एक वास्तविक गोला जिसको ठीक है ना, एक वास्तविक गोले को निरूपित करेगा। लेकिन कभी भी अगर ऐसा हो कि यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का मान जीरो से छोटा हो जाए, मतलब ये रूट के अंदर माइनस में आ जाए, और आप सभी को पता होगा कि अगर कोई वैल्यू रूट के अंदर माइनस में आ जाती है तो ऐसी वैल्यू को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा वृत्त, ऐसा गोला तो एक काल्पनिक है जिसके बारे में हम केवल कल्पना कर सकते हैं, वो एक्चुअल में रियल में होगा ही नहीं। और हमें यहाँ पे बताना है कि गोले के को निरूपित करता है, तो वास्तविक गोले को निरूपित करता है। तो वास्तविक गोला तभी होगा जब यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ग्रेटर देन जीरो होगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं, डी को इधर ले जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसे ही दिया है, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन डी। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, केवल एक ही ऑप्शन सही हो रहा है क्योंकि आंसर नंबर डी हो जाता, सॉरी ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं और सी भी नहीं होगा, केवल बी लग रहा है हम लोगों को। कौन सा लग रहा है? बी। तो आंसर इसका बी करेक्ट है। क्लियर है? तो आप लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन देखे, और उम्मीद करते हैं कि मैंने सारी चीजें आपको बताने में काफी सफल रहा होऊंगा और आप सभी चीजें समझ भी पाए होंगे, उम्मीद यही करते हैं। तो चलिए कुछ चीजें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे समझ लीजिए कि आप हमारी यहाँ क्लासेस तो ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी क्लासेस आप अनअकैडमी पर भी ले सकते हैं। और अनअकैडमी पर देखिए 10 नवंबर से हमारा एक बैच आ रहा है, कंप्लीट एयरफोर्स वाई ग्रुप बैच है। तो जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहें वो आकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वायु एयरफोर्स वाई ग्रुप बैच के लिए। और 10 नवंबर से शुरू हो रहा है, सारी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे इंग्लिश की बात करें या रीजनिंग की या अर्थमेटिक या जनरल नॉलेज, हर एक चीज यहाँ मिलने वाली है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे चाहें इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, अनअकैडमी पर आते हैं तो कई फीचर्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। एक नया फीचर देखिए अभी आया है रेज हैंड का। इसमें क्या है कि आप टॉक कर सकते हैं विथ योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लास। मतलब आप डायरेक्टली, अगर मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ डाउट्स आता है स्क्रीन पर, तो आप डायरेक्टली वहाँ से रेज हैंड करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, ये मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इस पॉइंट पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं तुरंत बिल्कुल आपको, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हो, बिल्कुल वैसे ही आप वहाँ पर पूछ पाओ, ठीक है ना। काफी अच्छा है, आप आकर बैच को ज्वाइन करके, और भी बहुत सारे कोर्सेस वहाँ पे चल रहे हैं। हमारे एक्स ग्रुप के लिए बैचेस चल रहे हैं, वाई ग्रुप के लिए चल रहे हैं, और स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं जिसके लिए कोई भी फी आपको पे नहीं करनी है। इसके साथ साथ एक फीचर और है, आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। इसके द्वारा आप कोई भी जो डाउट है अपना, वो हमारे पास तक भेज सकते हैं। जब आप वहाँ पर वीडियोस देखेंगे तो आपको नीचे एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल मिलता है, जिस पे आप क्लिक करके जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जो भी चैप्टर हमने नेक्स्ट पीछे पढ़ाया है, उसका क्वेश्चन आप मुझे सेंड कर सकते हैं और उसी क्लास में उसका डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इन सभी का बेनिफिट लेते रहिए और इस बैच को ज्वाइन करिए और अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए। और बस सांस तब लेनी है जब सिलेक्शन हमें ले लेना है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने मिनी मॉक टेस्ट नंबर 30 में। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।